दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि क्लास 10 में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक से लेकर और यहाँ तक एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला थे उसके बारे में भी मैंने आपको डील कर दिया है, मैंने आपको बता सिखा दिया है। अब जरूरत के हिसाब से हम फॉर्मूला भी आगे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे और अपना एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते जाएंगे। दोस्तों आज जो हमें क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 6 से करना है एक्सरसाइज 8.1 में। तो आप अपने बुक को यानी एनसीईआरटी जो आपके पास बुक है उसको आप अपने पास में रख लीजिए, साथ में कॉपी किताब सब कलम वलम सब साथ में लेके बैठिए। और हाँ, जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा बताया हूं, मैं फिर से बता देता हूं, आपके पास जिस भी प्रकाशन का बुक है, किसी भी प्रकाशन का आपके पास बुक है, अगर उससे समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, आप अपना क्लियर कर सकते हैं डाउट। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि हमारे पास एनसीईआरटी बुक है दोस्तों, और इस एनसीईआरटी बुक में जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 हमें 6 नंबर क्वेश्चन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। पहले क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि बाबू यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, यानी एंगल ए और एंगल बी हमारे पास एक्यूट एंगल दे रखा है, जहां cos ए बराबर cos बी है, यानी cos ए यानी रेशियो cos ए बराबर है cos बी का, ठीक है ना। तो हमें शो करना है, हमें दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है एंगल बराबर है बी का। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और उसके अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। और यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन हुआ, यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना बाबू? हाँ चलिए, सबसे पहले हम विचार कर लेंगे, एक हम अपना त्रिभुज ले लेंगे अपने सुविधा अनुसार। तो यहां से लिख लेते हैं कि लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC इन विच जिसमें जो हमारा जो AC जो होगा, यानी मान लीजिए CD ही ले लीजिए, CD जो होगा वह परपेंडिकुलर होगा AB पे। थोड़ा फिगर ऐसे सीधा बन जाएगा, CD परपेंडिकुलर टू द AB, ठीक है। एक हम वैसे त्रिभुज पे अपना विचार करेंगे, एक वैसे त्रिभुज पे हम सोचेंगे, एक वैसे त्रिभुज को हम लेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा क्वेश्चन है उससे बनाना आसान हो जाए, उससे समझना आसान हो जाए। तो हमने एक त्रिभुज ABC ले लिया है जिसमें जो CD जो होगा वह लंबवत होगा AB पे, यानी CD जो होगा वह परपेंडिकुलर होगा AB पे बाबू। तो हम त्रिभुज का पहले डायग्राम अपना तैयार कर लेते हैं और वह हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वह त्रिभुज हो गया बाबू। यह त्रिभुज हमारा हो गया A, B और C, ठीक है। नामकरण हम इसका कर लिए जैसे कि हमने माना है, और हमने ये अपना विचार किया कि CD जो है परपेंडिकुलर है AB पे, यानी CD लंबवत है AB पे, यानी AB ये हो गया और CD हमारा जो हम इसका लंबवत लाइन लेंगे, ठीक है ना। यह हमारा लंबवत लाइन हो गया, यानी परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ठीक है ना, T, यानी CD परपेंडिकुलर टू द AB हो गया। इस स्थिति में बाबू जरा देखिए, CD जो है यह त्रिभुज ABC को 2 समकोण त्रिभुजों में बांट दिया है, यह 2 समकोण त्रिभुजों में से बांट दिया है, यानी एक त्रिभुज ADC और एक त्रिभुज BDC, और यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे, यानी इसमें यहाँ 90 डिग्री और इसमें यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए हमारे पास दिया हुआ है, यानी गिवन हमें यह दिया हुआ है कि cos A जो है यह बराबर है cos B का, cos A जो है बराबर है cos B का, यानी cos A यानी थीटा हमारे पास यहाँ है बाबू, एक बार थीटा हमारे पास यहाँ है, ठीक है ना। तो जब थीटा यहाँ है तो CD ही क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ये चीज आप लोग को बताया गया है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा बाबू हमारा AD हो जाएगा, यानी AD। अब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा AC ही है ना, सबसे बड़ी भुजा, और वैसे भी यह लंब हो गया है, यह CD जो है हमारा लंब है, परपेंडिकुलर है, और AD आधार ही हो गया, तो ये तो कर्ण ही बचेगा ना, यानी यह हो जाएगा बटा AC, यानी cos थीटा यानी cos A बराबर AD बटा AC लिख सकते हैं।
साथ ही साथ यह बराबर है होगा cos b का, यानी इस बार थीटा यहाँ पे आया है, cos b यानी यहाँ पे आया है। ठीक है, इसके अनुसार भी परपेंडिकुलर यही CD ही होगा और आधार हो जाएगा BD। ठीक है ना, तो cos थीटा यानी आधार बटा कर्ण, यानी बाबू यह हो जाएगा BD बटा कर्ण यानी BC, यानी BD बटा BC। यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। अच्छा, इसको हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि AD यानी आधार बटा आधार कर लिए, AD बटा BD, AD बटा BD बराबर यह AC बटा BC हो जाएगा बाबू। ये चीज हम लिख सकते हैं, आप लोग को यहां तक दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए, एक स्टेप अभी और लिख सकते हैं। इस स्थिति में हम यहां से मान लेते हैं कि लेट माना कि AD बटा BD बराबर AC बटा BC बराबर K। हमने इसको K मान लिया। ठीक है बाबू, यहां तक हमने इसको K मान लिया। ठीक, यानी AD बटा BD बराबर AC बटा BC बराबर K हमने माना। इस स्थिति में बउआ यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग, यह हो जाएगा क्या, AD बटा BD बराबर K हो जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि यह AC बटा BC बराबर K हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने AD बटा BD यानी आधार बटा आधार बराबर कर्ण बटा कर्ण, वैसे भी काट देंगे आधार से आधार कर्ण से कर्ण तो एक ही होगा, एक बराबर एक, ये मतलब अपना लॉजिक है एक, लेकिन नियम के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो बराबर K है, यानी इसके बराबर भी K है और इसके बराबर भी K है, तो हमने दोनों के बराबर K लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे बाबू, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि AD बराबर KBD, यानी AD बराबर KBD, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यानी यहां से AD ले लिया और B बटा में था, इक्वल के बाद उधर भेज देते, गुना में हो गया। यहाँ पे आप पॉइंट लिख के दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, गुना भी का साइन दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो आप पॉइंट दीजिएगा वो गुना के लिए ही दीजिएगा ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, इसको भी हम उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, AC बराबर हो जाएगा KBC, यानी AC बराबर BC को उधर भेज दिए तो K से गुना हो गया KBC। यह इक्वेशन कितना हो जाएगा बाबू, यह इक्वेशन हमारा सेकेंड हो जाएगा, यानी 2 इक्वेशन हो गया। अब देखिए, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है बउआ, जो हम आपको बता सिखा रहे हैं। थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे और अब हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का, और उससे देखिए हमें क्या क्या प्राप्त होता है। यानी अब हम विचार करेंगे त्रिभुज ADC एंड त्रिभुज BDC में, यानी इन ट्राइंगल ABADC एंड ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC। ठीक है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, GORAS थ्योरम। ठीक है बाबू, तो त्रिभुज ADC के लिए अगर आइए, त्रिभुज ADC के लिए, तो इसमें AC का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, सॉरी AC ने CD का स्क्वायर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे लंब CD है ना हमारा, तो यह CD का स्क्वायर बराबर, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है बाबू, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसको इक्वेशन हम ले लेते हैं थर्ड, यानी यह हमारा इक्वेशन तीसरा हो गया। फिर अब त्रिभुज, हम इस त्रिभुज में बात किए यानी ADC में, यानी इस त्रिभुज में हमने चर्चा कर लिया। अब त्रिभुज BDC में चर्चा करेंगे, यानी इस त्रिभुज में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए भी जो हमारे पास जो लंब है बाबू, वह CD ही है ना, यानी यह CD का स्क्वायर बराबर, चूंकि इसके लिए भी लंब CD ही है, यह हो जाएगा BC का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। यह इक्वेशन हमारा चौथा हो जाएगा, यानी 4 नंबर इक्वेशन हो जाएगा। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, यानी तीसरा और चौथा इक्वेशन से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं क्या
कि AC का स्क्वायर, जब ये CD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर है और एक CD का मान हमारे पास ये दे रखा है, एक CD का मान हमारे पास ये दे रखा है, इस स्थिति में इसको लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर या हो जाएगा BC का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर। लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा जरा ध्यान दीजिएगा, AC का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, तो हमने कहीं AC निकाला था ना बाबू, AC बिल्कुल निकाला था, यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाला है, उसका मान कितना आया है, KBC आया है ना, यानी AC की जगह पे हम KBC लिख सकते हैं, यानी यह हो जाएगा KBC का स्क्वायर, KBC का स्क्वायर। और चूंकि K हमारा एक माना हुआ कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, तो यह K का स्क्वायर भी होगा और BC का भी स्क्वायर होगा, माइनस बाबू ध्यान दीजिएगा और AD, तो AD भी हमने निकाला था, वो हमारा क्या आया था, KBD का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं K और BD का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। उम्मीद है कि यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जरा देखिए, यह K का स्क्वायर है, BC का भी स्क्वायर है, K का भी स्क्वायर है, BC का स्क्वायर है, यानी इस स्थिति में इसको हम लिख सकते हैं क्या कि K स्क्वायर BC का स्क्वायर, ठीक है ना, और यहां से माइनस यह K स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर और बराबर यहां से लिख सकते हैं क्या BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अच्छा देखिए, K स्क्वायर दोनों में मौजूद है बाबू, K स्क्वायर दोनों में मौजूद है, तो क्या K स्क्वायर यहां से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, यानी K स्क्वायर, पहले रुकिए यहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए, K स्क्वायर हमने यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो जब हम K स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस चूंकि K तो हमने कॉमन ले लिया है K स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, यह हमारे पास BD का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यह हो जाएगा BD का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब बराबर इधर है BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब जरा देखिए, तो BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर है, ये भी BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जरा देखिए, तो 4 = 4 काट देते हैं, तो यह रेशियो में 1:1 में बढ़ जाता है, यानी एक में आ जाता है, यानी एक की क्वांटिटी में हो जाता है, यानी कट जाता है। इक्वल के बाद अगर कोई इक्वल नंबर दे रखा हो तो हम काट देते हैं, ठीक है ना। और क्यों, क्योंकि पहला नंबर अगर गुना से संबंध रखता है तो K स्क्वायर अब BC के स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ये तो बीच में गुना है ना, तो इधर ये जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो भाग में हो जाएगा तो इसका मतलब ये और ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर है, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो ये कट जाएगा। इस स्थिति में हमारे पास उधर क्या बच जाएगा बाबू, K स्क्वायर, अब बराबर इधर तो कट के कितना आ गया, इधर जब कट गया तो इधर क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि अगर यह 4 = 4 है तो इसको हम इस स्थिति में भी लिख सकते हैं 4/4, ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग को बेसिक मैथ में मैं हर एक चीज को बता दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, सिखा दिया हूँ। बेसिक मैथ का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप वहां से जाके एक एक करके सभी चीजों को देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें मैंने आपको मैथ का भाषा, मैथ के अंदर क्या पढ़ना है, किस हिसाब से कहां से हमें शुरुआत करना है, तमाम चीजों के बारे में, जिसमें आप मैथमेटिक्स शब्द का मतलब जान पाए हैं, वहां से मैंने शुरुआत किया है, यानी 0 से मैंने शुरुआत किया है। आप वहां से जाके चैनल से प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से एक एक करके सभी वीडियो को देख के पढ़ लीजिए। और क्लास 10 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, यदि कोई वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो आप वहां से जाके अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों K स्क्वायर बराबर 1 आ गया कट के यहाँ से, इस स्थिति में K बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो √1, और √1 का मान कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ से K बराबर कितना निकल के आया 1, यानी K का मान हमारे पास कितना आया बाबू, 1 आया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब जरा देखिए, आप इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट किसी में भी रख लीजिए, इक्वेशन सेकेंड में रख लीजिए, हम लिख लेंगे यहां से कि वी पुट, ठीक है ना, K = 1 इन इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन सेकेंड में K का मान 1 रख लेंगे, K का मान 1 रख लेंगे। 1 में इसलिए नहीं रखे ना क्योंकि AD और BD की बात की जा रही है, AD और BD की, ठीक है ना, तो ये तो आधार की ही बात की जा रही है, तो हमें एक भुजा से मतलब नहीं है ना, कम से कम 2 भुजा इक्वल होगा तब ना 2 कोण बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज की प्रॉपर्टी से क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजा आपस में समान है तो उसका 2 कोण भी बराबर होगा। तो चूंकि 2 भुजा हमारे पास वैसे ही है जैसे कि CA है, यानी AC और BC, जिसको हम समान कर रहे हैं, जिसको हम इक्वल कर रहे हैं, और अब वह हो गया है। तो यहां से जरा देख लीजिए बाबू, यहां से हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, यह है AC बराबर KBC, तो K का मान कितना है 1 है, तो 1 गुना BC, तो AC बराबर हो जाएगा, चूंकि K का मान हमने 1 रखा इसमें, चूंकि KBC था,
ठीक है ना। तो यहां से बीसी में 1 से गुना करेंगे तो यह बीसी ही हो जाएगा। अब जरा देखिए बाबू, यहाँ पे AC बराबर BC हमने प्रूफ कर दिया है कि AC जो है बराबर है BC का, यानी AC जो है यह बराबर है BC का। तो त्रिभुज ABC में जब AC बराबर BC है, यानी यह त्रिभुज जो ABC है यह तब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और इस त्रिभुज में AC जो है यह बराबर हो गया है BC का। तो किसी भी त्रिभुज में जब दो उसका भुजा बराबर हो तो दो उसके कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी यहां से हम स्पष्ट लिख सकते हैं चूंकि कि एंगल A बराबर एंगल B, वी हैव प्रूव्ड, हमने इसे प्रूफ कर दिया कि एंगल A जो है एंगल बराबर है एंगल B का। मैं आपको बताता हूं एक बार फिर से क्यों, देखिए ध्यान रखिएगा। ये त्रिभुज जो हमारा ABC है जिसमें AC बराबर हमने BC किया, एक त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो गई है तो दो उसके कोण भी जो होंगे ना बराबर होंगे। तो आधारभूत जो बेसिकली जो कोण हमारा होता है ना, जो बेसिक जो कोण बनता है, या इसको आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं ना अपोजिट इन इक्वल साइड, ठीक है ना। तो जो इक्वल साइड होता है ना उसका अपोजिट का जो एंगल बनता है, ठीक है ना, वह उसका क्या हो जाता है, समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इस स्थिति में हमारे पास AC और BC का जो एंगल जो बन रहा है वह एंगल A और एंगल B पे बन रहा है, यानी AB के आधार पे बन रहा है, यानी आधार AB पे बन रहा है। इस स्थिति में एंगल A यानी यह थीटा और यह थीटा दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डील करके आपको बताया, पढ़ाया, सिखाया है। चलिए, जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वह बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। यहाँ से बोल रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो cot किसके उल्टा में होता है जी, tan के उल्टा में होता है। और tan क्या होता है, लंब बटा आधार हो जाता है। यानी यह cot थीटा जब दे रखा है तो यह आधार बटा लंब दे रखा है। तो हम यहाँ से पहले कर्ण ज्ञात कर लेंगे, यानी हाइपोटेनस ज्ञात कर लेंगे। और उसके बाद हमें 1 नंबर का मान ज्ञात करना है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा। तो A + B × A - B सूत्र होता है A² - B²। उसके पद्धति पे आप निकाल के बना लीजिएगा। और लास्ट में cot² थीटा का भी मान बताना है। तो बस यहाँ पे दे ही रखा है 7 × 7 = 49/64, 49/64 सेकंड का। तो मुंह से ही आपने जवाब दे दिया। तो यहाँ तक 8 नंबर भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, बिल्कुल बनेगा। तो उम्मीद है कि जहां तक आपसे क्वेश्चन बनेगा बनाइएगा, जो नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम बताएंगे आपको। और आप कोशिश रहेगा बाबू कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 7 अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, फिर से 8 भी नहीं बना तो मैं बता दूंगा। 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा किया जाएगा और आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद हम टेबल पे आएंगे अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे बता दिया हूँ, आपको वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी समस्या है वो आप हमसे जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को चैनल से जोड़िए। और साथ ही साथ अगर यदि आप न्यू व्यूवर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूचना है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि क्लास 10 के लिए वो जो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम जो देंगे इस बार, उन सभी बच्चों के लिए 1 नवंबर से बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा मैथ का, उसका विश्लेषण 1 नवंबर से किया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा और दोस्तों के बीच में भी और दोस्तों को भी जोड़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।